जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल एक बार पुनः हाजिर हूं आप लोगों के सामने। दोस्तों, मात्रक और मापन हम दूसरा चैप्टर कर रहे थे फिजिक्स का, और उसमें हमने शुरुआत की थी उसकी कुछ मात्रकों को लेकर, कुछ भौतिक राशियों को लेकर, और आज हम उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय के अन्य व्यवहारिक मात्रक। यानी कि इससे पहले हम मात्रक पढ़ चुके हैं, कुछ मूल राशियों के मात्रक हमने देखे हैं, मूल मात्रक जिन्हें कहते थे। और आज हम वही राशियां, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट राशियां हैं हमारे पास, द्रव्यमान है, लंबाई है और समय है, और इनके जो अलावा मात्रक है वो हम पढ़ेंगे। यानी कि कुछ एक मात्रक तो हमने देख रखे हैं, लेकिन उसके बाद वाले जो मात्रक है वो देखेंगे। कुल मिला के सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं द्रव्यमान के मात्रक, यानी कि वो कौन कौन से मात्रक है जिनके द्वारा हम द्रव्यमान को मापते हैं। तो सबसे पहले एक नाम आप लोगों के सामने है, और वो है मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम की बात मैं कर रहा हूं। दोस्तों, ग्राम का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मिलीग्राम की जब बात आती है तो हम ये कहते हैं कि 10 की घात -6 किलोग्राम के बराबर होगा। और दूसरा, मिलीग्राम से आगे, यानी मैं बात कर रहा हूं 1 ग्राम की, और 1 ग्राम जो होता है वो बराबर होता है 10 की घात -3 किलो के। मैं इसको किलो में, क्योंकि द्रव्यमान का एक बहुत अच्छा सा मात्रक है किलोग्राम, इसलिए इन सभी मात्रकों को किलोग्राम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे यदि बात आपसे की जाए क्विंटल की, 1 क्विंटल तो वो 100 किलो के बराबर होता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि 10 की घात 2 केजी के बराबर होगा। और उसके बाद अगर 1 टन की बात की जाए, या फिर इसे हम मीट्रिक टन भी कह सकते हैं, तो 1 मीट्रिक टन की जब बात हो तो वो 1000 किलो के बराबर होता है, यानी 10 की घात 3 केजी के बराबर। ये तो बहुत आसान से मात्रक है और दैनिक जीवन में काम भी आते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ मात्रक है। जैसे यदि बात की जाए, जैसे 1 ग्रेन की, 1 ग्रेन होता है। इसके अलावा 1 औंस होता है। इसके अलावा 1 पाउंड होता है। और पाउंड के अलावा भी मात्रक और भी बहुत सारे मात्रक है, जैसे कि आपके पास 1 एमू होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक भी है। तो दोस्तों, 1 ग्रेन जो होता है वो 1 ग्रेन आपके लगभग 0.2835 किलो के बराबर होता है। 1 ग्रेन की यहाँ पे बात की जा रही, 1 ग्रेन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कुछ इस प्रकार से होगा, और ये होगा 1 ग्रेन किलो। और उसके बाद जब औंस की बात की जाती है तो 0.2835 केजी के बराबर होता है। और पाउंड का हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 पाउंड लगभग इतना होता है, यानी कि 0.4535 किलो के आसपास होता है। और 1 एमू जो कि द्रव्यमान का छोटा मात्रक है, यानी कि परमाणु अणु की स्थितियों को मापने के लिए काम में लिया जाता है, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट भी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम यूं कह सकते हैं कि परमाणुवीय द्रव्यमान यूनिट। तो परमाणुवीय द्रव्यमान यूनिट जो होगी वो यहाँ पर सबसे छोटा मात्रक भी होगा, और उसे हम कह सकते हैं कि वो लगभग जो आपके है वो बराबर होगा 1.67 × 10⁻⁻27 इसके बराबर होगा, और इतने किलो के बराबर होगा। तो ये एक परमाणुवीय द्रव्यमान की यहाँ पे बात की जा रही है, एटॉमिक मास यूनिट की बात की जा रही है। और जब इससे आगे हम देखते हैं तो एक द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक, और उसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जिसे हम कहेंगे नोवा चल रहा है हमारे, 1 चंद्रशेखर इकाई। 1 चंद्रशेखर इकाई की बात मैं कर रहा हूँ। और ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है, और सबसे बड़ा से मेरा मतलब है कि बहुत बड़ा मतलब सूर्य का 1.4 गुना, सूर्य का 1.4 गुना ये होता है, यानी 2.8 × 10 की घात लगभग
प्लस में 30 के बराबर होता है, इतने किलो के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं कि ये एक चंद्रशेखर इकाई है जो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है, यानी कि सूर्य का लगभग 1.4 गुना, यानी कि 1.5 गुना सूर्य का होता है। और उसके बाद ये सारे के सारे दोस्तों द्रव्यमान के मात्रक थे, यानी कि मिलीग्राम जिसे हम 10 की घात -6 के रूप में जानते हैं, और उसके बाद 1 ग्राम जिसे 10 की घात -3 kg के बराबर हम मानते हैं। और क्विंटल बहुत आसान है, क्विंटल तो दैनिक जीवन में कई बार काम आता है। हम कहते हैं कि ये 100 kg के बराबर होता है। और टन या फिर इसे कह लीजिए मीट्रिक टन जो 1000 किलो के बराबर होता है। उसके बाद 1 ग्रेन की यदि बात हो तो 0. जो है आपके पास 0.0065 kg के बराबर होता है। और उसके बाद 1 औंस जो होता है वो 0.02835 kg के इक्वल होता है। और उसके बाद 1 पाउंड ऐसा कह लीजिए कि 450 ग्राम के आसपास होता है। 1 पाउंड 450 ग्राम यानी 0.45 kg के बराबर होता है। उसके बाद 1 एमओ। अच्छा, एमओ को हिंदी में जब एमओ को आप इसे बदलोगे तो हिंदी में आप क्या कहोगे? परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक, परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक यानी कि एटॉमिक मास यूनिट इसे हम फाइनली बोलेंगे। तो ये होते हैं। और सबसे बड़ा जो मात्रक है वो एक चंद्रशेखर इकाई, चंद्रशेखर इकाई जिसे आप कहोगे, और वो होता है लगभग 2.8 × 10 की घात 30 किलो के बराबर, जो कि सूर्य का 1.4 गुना है। तो ये द्रव्यमान के मात्रक होते हैं, सबसे बड़ा कह लीजिए या फिर सबसे छोटा, या हमारे जो दैनिक जीवन में जो काम में आते हैं वो मात्रक। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि लंबाई के जो मात्रक होते हैं उनका विस्तार क्या है। लंबाई के कितने मात्रक होंगे, कौन सा छोटा मात्रक होगा और कौन सा बड़ा मात्रक होगा, और दैनिक जीवन में कौन कौन से मात्रक जो है लंबाई के लिए काम में आते हैं। तो दोस्तों, लंबाई को मापा जाता है सामान्यतया मीटर में, और लंबाई का मात्रक एक मूल मात्रक हमने आपको बताया है कि मीटर होता है। तो मीटर की ही हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। और मिलीमीटर चूंकि बहुत आसान है, मिलीमीटर हम कहने के लिए ये कह सकते हैं कि 10 की घात -3 मीटर के पास होता है। और उसके बाद जब वो बात की जाती है कि 1 माइक्रोमीटर कह लीजिए, या फिर आप उसे माइक्रोन भी कह सकते हैं, माइक्रोन या माइक्रोमीटर, सारी एक ही चीजें हैं। तो माइक्रो की जब बात आती है तो हम 10 की घात -6 कहते हैं। अच्छा, उसके बाद 1 नैनोमीटर की स्थिति, 1 नैनोमीटर, और ये नैनोमीटर नैनो से 9 यानी कि 10 की घात -9 के बराबर होता है। और उसके बाद चौथा जो मात्रक है, नैनोमीटर हमने देखा है कि नैनो से 9, माइक्रो का मतलब निकलता है 10 की घात -6। अच्छा, मिलीमीटर से मतलब निकलता है कि 10 की घात -3 मीटर। तो ये सारे जो है अपनी लंबाई के मात्रक होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब भी बड़ी दूरियों को मापना होगा, हमें बहुत बड़ी दूरियों को मापना होगा, तो उस समय हम कुछ और मात्रक वहाँ पे काम में लेंगे। हालांकि किलोमीटर जैसी स्थितियाँ होती है, बहुत ज़्यादा ये मान लीजिए कि लंबाई के मात्रक है। लेकिन अगर वृहद दूरियों को मापना है, यानी चौथे नंबर पे हम कह सकते हैं कि वृहद दूरियों को मापना है, तो वहाँ पर वृहद दूरियों के लिए जो मात्रक होंगे दोस्तों, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा दूरियां हैं, बहुत ही बड़ी दूरियां हैं, उन दूरियों को मापने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे कि कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं। और बड़े मात्रक से मेरा मतलब है कि पहला मात्रक मैं लिखता हूं आपके सामने, खगोलीय इकाई या खगोलीय मात्रक उसे कह लीजिए। इकाई कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, तो इसलिए हम इसे कहते हैं खगोलीय इकाई। ये जो खगोलीय इकाई है, इसे हम असल में इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होता है, और इसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं AU। ये होता है खगोलीय मात्रक। अब खगोलीय मात्रक
कितने मीटर के बराबर होता है, ये बात अगर आपसे पूछी जाए तो आप ये कहोगे कि खगोलीय मात्रक 1.964 ये, और इंटू 10 की जो घात है वो 11 मीटर के आसपास होता है। यानी कि एक खगोलीय मात्रक की यदि बात की जाए, एक AU की बात की जाए, तो वो 1.964 इंटू 10 की घात 11 मीटर। यानी जब 1.964 है तो आप इसे जो है बदल सकते हैं, आप इसे लगभग की स्थिति भी दे सकते हैं। भाई 964 आ गया तो लगभग 2 आ ही गया है, तो इसलिए। लेकिन अगर सही मान की बात की जाए, कि अगर एडजस्ट मान की बात की जाए, तो वो ये होगा। उसके बाद अब मात्रक हमारे पास एक और भी है, और उस और मात्रक का नाम है हमारे पास, जिसे मैं 5वां मात्रक कह दूं, वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, और ये प्रकाश वर्ष जो होता है हम इसे कह सकते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर दोस्तों, प्रकाश के द्वारा हमें पता है कि प्रकाश की चाल बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही तेजी से वो गति करता है, और इतनी तेजी से वो गति करता है कि 1 सेकेंड में 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड उसकी होती है। यानी 1 सेकेंड में वो लगभग इतना चला जाता है। तो यदि एक वर्ष की बात की जाए तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितना चलेगा। तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है, एक साल में प्रकाश कितना चलेगा, उस बात को हम कहेंगे, उस दूरी को हम कहेंगे प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है वो प्रकाश वर्ष के बराबर होगी, लाइट ईयर के बराबर होगी। और ये जो प्रकाश वर्ष है, ये प्रकाश वर्ष यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं 9.164 मीटर के बराबर होता है। तो ये प्रकाश वर्ष की बात है। सॉरी, 10 की घात 30 नहीं कहोगे आप, 10 की घात 15 मीटर कहोगे। और लगभग ये अगर हम देख सके इसको, तो चूंकि यहाँ पे 164 है, 967 ये कहोगे, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये 10 की घात लगभग 16 मीटर के बराबर होगा। तो ये प्रकाश वर्ष की स्थिति है, और ये जो खगोलीय इकाई है उसको लेकर ये बातचीत है। तो दोस्तों, यहाँ ये 2 मात्रक मैंने आपको वृहद दूरियों के बताए, ये खगोलीय इकाई है और ये एक प्रकार से प्रकाश वर्ष है। इसे अगर आप लगभग की स्थिति दोगे तो यहाँ सिचुएशन ये होती है 496 की, यानी कि 1.5 जिसे आप कह सकते हो लगभग में, और 10 की घात 11 मीटर के आसपास ये होता है। तो इस तरीके से है, और ये जो है 9.967 इंटू 10 की घात 15 मीटर के बराबर है, जिसे लगभग हम 10 की घात 16 मीटर कह सकते हैं। तो ये प्रकाश वर्ष है। इन दोनों के अलावा जो बड़ी दूरी मापने के लिए मात्रक है, वो एक मात्रक आपके पास और है, जिसे हम नाम देते हैं पारसेक का। वो मात्रक बहुत बड़ा मात्रक है, यूँ कह लीजिए। पारसेक जो है बड़ी दूरियों को मापने के लिए, बड़ी दूरियों से मतलब है कि जैसे ग्रहों के बीच की दूरी यदि आपको मापनी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आपको मापनी है, दो किसी भी ग्रहों के बीच की दूरी यदि आपको मापनी है, तो अंतरिक्ष में ये दूरियां मापने के लिए ये जो मात्रक है वो काम में आते हैं। जैसे कि खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष है, या फिर अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ जो 6वां मात्रक है, जिसे हम कहते हैं पारसेक। ये पारसेक बड़ा मात्रक है, और इतना बड़ा मात्रक है पारसेक कि जो एक पारसेक होता है वो लगभग 3.28 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इतना बड़ा है भाई। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो तय की गई दूरी है, वो दूरी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी होगी, क्योंकि यदि प्रकाश 1 सेकेंड में 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर तक चला जाता है, तो 1 साल में तो फिर उसके कहने ही क्या, वो बहुत ज़्यादा दूरी तय कर रहा होगा, वो प्रकाश वर्ष। और यहाँ पे एक पारसेक 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा, यानी कि पारसेक एक बहुत ही बड़ी इकाई है, जिसे आप समझ सकते हैं कि पारसेक बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे हो गया है। और दूसरा, अगर एक पारसेक को देखा जाए खगोलीय इकाई के रूप में,
1 पारसेक को अगर खगोलीय इकाई के रूप में आप बदलना चाह रहे हो तो ये होगा आपके पास कि 2.07 इंटू 10 की घात 5, यहाँ पे AU मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ चूँकि खगोलीय इकाई है, तो 1 पारसेक इतने के बराबर होता है। यानी अगर पारसेक को आप खगोलीय इकाई में बदलना चाह रहे हो तो 1 पारसेक 2.07 इंटू 10 की घात 5 AU के बराबर होगा, और यदि पारसेक को आप प्रकाश वर्ष में बदलना चाह रहे हैं तो वो 1 पारसेक बराबर 3.28 प्रकाश वर्ष के वो बराबर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों बड़ी दूरियां मापी जाती है और दैनिक जीवन में जो लगभग काम में आने वाले हैं वो इस तरीके के मात्रक है। अच्छा, जब छोटी से छोटी दूरी, ये तो हो गई, बड़ी से बड़ी दूरी किस तरीके से आप मापोगे? यदि आपसे बोल दिया जाए कि अति सूक्ष्म दूरियों का मापन आप किस तरीके से करोगे, तो अति सूक्ष्म दूरियों के मापन के लिए हमारे पास कुछ मात्रक और है, और कुछ मात्रक जैसे कि मैं आपसे कह दूंगा, एक मात्रक मेरे पास और है, कौन सा है? वो है 1 पिकोमीटर। अगर आपको अति सूक्ष्म दूरियां मापनी है, छोटी से छोटी लंबाइयां आपको मापनी है, तो आप पिकोमीटर का जो है यूज़ करोगे, और वो 1 पिकोमीटर जो होता है वो लगभग 10 की घात -12 मीटर के पास होता है, ठीक है। और इससे छोटा अगर आप मापना चाह रहे हो कोई दूरी, तो वो आप एंगस्ट्रॉन्ग में उसको मापोगे, और एंगस्ट्रॉन्ग 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। और यदि नाभिक जैसी, नाभिकीय परास जो परमाणु में जो नाभिक होता है उसकी परास को यदि आप देखो तो वो बहुत ही सूक्ष्म होती है, और वैसी दूरियां यदि आपको मापनी हो तो उसके लिए एक और भी छोटा मात्रक आप ले रहे होंगे, और वो कहलाएगा 1 फर्मी। 1 फर्मी, और 1 फर्मी जो होगा वो 10 की घात -15 मीटर के बराबर होगा। और चूंकि हम जानते हैं कि एक नाभिक की जो परास होती है, नाभिक की परास वो भी 10 की घात -15 मीटर के बराबर होती है नाभिक के लिए। और परमाणु के लिए तो आप जानते ही हो 10 की घात -14 मीटर की परास होती है परमाणु की। तो अगर इतनी छोटी दूरियां हमें मापनी होगी तो हम उपयोग करेंगे या तो पिकोमीटर, या हम उपयोग करेंगे एंगस्ट्रॉन्ग जिसे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद या हम प्रयोग ले रहे होंगे 1 फर्मी को। तो दोस्तों यहाँ लंबाई के जो मात्रक है, मिलीमीटर 10 की घात -3 मीटर के बराबर होता है। माइक्रोन को अगर देखो तो 10 की घात -6 मीटर के बराबर। अच्छा, नैनोमीटर को देखो, नैनो से 9, माइक्रो से 6, तो उस तरीके से वो होगा। अच्छा, इससे भी छोटी दूरियां अगर मापनी है, वो तो नॉर्मल मात्रक हो गए, लेकिन इससे भी छोटी दूरियां मापनी है, उसके बाद एंगस्ट्रॉन्ग आप लिखोगे 10 की घात -10 मीटर के बराबर, पिको लिखोगे 10 की घात -12, और उसके बाद 1 फर्मी लिखोगे 10 की घात -15 मीटर के बराबर होगा। और यदि ज़्यादा बड़ी दूरियां मापनी होगी, अंतरिक्ष में ग्रहों के बीच की दूरियां मापनी होगी, तो वहाँ आप खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो है उपयोग करोगे, और जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे A.U। और उसके बाद यदि और भी ज़्यादा दूरियां हैं तो आपको प्रकाश वर्ष में, लाइट ईयर में उसको मापना है, जो इसके बराबर होगा। और 1 प्रकाश वर्ष को अगर आप देख लें यहाँ पे, या फिर पारसेक की मैं यदि बात करता हूँ तो 3.28 प्रकाश वर्ष के लगभग बराबर होता है। तो ये लंबाइयों के मात्रक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस प्रकार से द्रव्यमान के मात्रक है, लंबाई के मात्रक है, क्या उसी प्रकार से समय के भी बहुत सारे मात्रक है? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए ये देखिए कि समय के जो मात्रक है वो किस तरीके से, जैसे कि अगर हम वैसे तो नॉर्मली समय का जो मूल मात्रक है वो हम सेकंड मान के चलते हैं, लेकिन यदि बात 1 मिली सेकंड की जाए, मिली सेकंड, तो मिली सेकंड, मिली से मैंने आपको बताया कि मिली से 10 की घात -3 सेकंड होता है, तो 10 की घात -3 इसके लिए लिखेंगे। और जब बात माइक्रो की आ जाए, दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताना जा रहा हूँ कि 1 माइक्रो सेकंड, तो वो बराबर होगा 10 की घात -6, क्योंकि माइक्रो को हम जो है -6 से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद यदि नैनो सेकंड पूछ लिया जाए, 1 नैनो सेकंड, नैनो से 9, तो 10 की घात -9 सेकंड के वो बराबर होगा। तो ये बहुत ही कम समय, अल्प समय को मापने के लिए ये युक्तियां काम में ली जाती है, ये जो मात्रक है वो काम में लिए जाते हैं। मिली सेकंड, जैसे कि सेकंड का
जो है लगभग बहुत छोटा सा हिस्सा 10⁻³ सेकंड, जिसे हम कहेंगे 1/1000वां जो हिस्सा है उसका वो रहेगा। और माइक्रो सेकंड यहाँ पे आप 10⁻6 के रूप में देख रहे हैं, और नैनो को 10⁻9 के रूप में। अच्छा, इनके अलावा समय के जो मात्रक है जो हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं अक्सर समय को मापने के लिए, वो क्या है? जैसे कि 1 घंटा, और 1 घंटे की अगर बात की जाए तो वो लगभग उसमें 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड भी होते हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीपल कर दूं तो लगभग 1 घंटा जो होगा वो 3600 सेकंड के बराबर होगा। ये 1 घंटे की बात की जा रही है, क्योंकि समय का जो मूल मात्रक है वो हम सेकंड मान के चलते हैं, भले ही वो CGS पद्धति में हो, MKS पद्धति में हो, या ऐसा ही मात्रक की जो पद्धति है उसमें हो, या फिर FPS जो पद्धति है यानी फुट पाउंड सेकंड वाली जो पद्धति है। इन सभी पद्धतियों में दोस्तों समय को तो हमेशा सेकंड में ही मापा जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सारे के सारे जो मात्रक है, चाहे वो 1 घंटा है, नैनो सेकंड है, माइक्रो सेकंड है, उसको हम सेकंड के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 घंटे में ये चीज होती है। अच्छा, जब बात 1 दिन की हो तो 1 दिन में चूंकि 24 घंटे होते हैं, प्रत्येक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड, वहां पे 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो अगर ये कैलकुलेशन आप करोगे तो आप देखोगे कि लगभग 1 दिन में 86,400 सेकंड होता है। 1 दिन यानी कि 24 घंटे का जो अंतराल होता है उसमें 86,400 सेकंड होते हैं कुल मिला के। और यदि मैं आपको कह दूं कि 1 वर्ष, सीधा सा है ना, महीने की हम बात नहीं करेंगे, तो अगर 1 वर्ष कह दिया जाए तो आपको पता है कि ये तो होगा ही होगा। 365 दिन है 1 वर्ष में, और प्रत्येक दिन में 24 घंटे हैं, और प्रत्येक घंटे में 60 मिनट है, और प्रत्येक मिनट में 60 क्या है? सेकंड। तो अब की बार ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, और हमें पता है कि यहां से लगाकर यहां तक की जो कैलकुलेशन है वो 86,400 है। तो जब इसको इससे मल्टीपल किया जाएगा तो आप देखोगे कि ये जो 1 वर्ष है वो लगभग बराबर होता है ये 3.156 और इंटू 10⁻7 सेकेंड। 1 वर्ष की यदि बात की जाए तो उसमें लगभग इतने सेकंड होते हैं। अच्छा, वो बड़ा से बड़ा मात्रक हम जिसे कह सकते हैं, समय के लिए तो वैसे हम सेकंड को ही उपयोग में ले रहे होंगे, लेकिन 1 वर्ष भी एक तरीके से समय को मापने के लिए इकाई है जो इतने सेकंड को एक ही बार में मापता है। तो ये थे दोस्तों समय के मात्रक। तो इस प्रकार से जो द्रव्यमान है, लंबाई है या समय है, उनके व्यवहारिक मात्रक हो सकते हैं, बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं। अब दोस्तों मापन की विधियां, यानी अगर द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, या फिर कोई अन्य मूल राशि है आपके पास, तो उसका मापन करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। हालांकि मात्रक तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन मापन की विधियां, भौतिकी में 7 मूल राशियां हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है कि 7 मूल राशियां भौतिकी में होती है, लेकिन अगर यांत्रिकी की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से जो काम में आने वाली मूल राशियां हैं वो है, एक तो द्रव्यमान किसी भी वस्तु का, और दूसरी उस वस्तु की लंबाई का मीन्स दूरी कह लीजिए, विस्थापन कह लीजिए, या उसकी चौड़ाई कह लीजिए, वो सारी चीज़ें, और समय। ये जो 3 आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये यांत्रिकी की मूल जो है राशियाँ हैं। इसके मापन के लिए 2 प्रकार की विधियाँ हैं। अगर इसको मापना है तो 2 प्रकार की विधियाँ हैं, जैसे कि एक है प्रत्यक्ष विधियां और दूसरी है अप्रत्यक्ष विधियां। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जैसे कि अगर छोटी लंबाइयों को मापना होगा, अगर दैनिक जीवन में जो लंबाइयां हम देखते हैं वो अगर मापना है तो हम क्या करेंगे कि एक छोटी सी कोई स्केल लेंगे या कोई एक पैमाना लेंगे। उस स्केल के द्वारा, हमारी जो स्केल होती है 15 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई होती है, अगर छोटी सी दूरी कहीं पे मापनी है तो हम उसका उपयोग करेंगे। और यदि यहाँ पे मान लो कोई 50 मीटर 100 मीटर तक की दूरी मापनी है तो उस समय हम काम में लेंगे एक बड़ा सा फीता जो हमारे पास होता है, राउंड करके उसको घुमाया जाता है। वो सारी चीज़ें दूरी या लंबाई मापने के लिए काम में आती है। लेकिन यदि लंबाई के परास की बात करें, उसके विस्तार की बात करें, तो लंबाई का जो परास है
वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा मान सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियाँ, एक तो प्रत्यक्ष तरीके से हम उसे माप सकते हैं, किसी भी तरीके से स्केल ले ली हमने, कोई फीता ले लिया, और एक जो विधियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ उस विधियों से उसका मापन आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे लंबाई की परास को यदि आप देखो तो अंतरिक्ष या आकाश में स्थित दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उस दूरी को फाइनली हम लंबाई, दूरी, विस्थापन या जो भी है वो कहते हैं। अंतरिक्ष या आकाश में स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम लंबाई या दूरी कहते हैं। और उसी लंबाई की हम बात कर रहे हैं जहां एक तरफ लंबाई का विस्तार देखो, आप लंबाई की परास देखो कहां से कहां तक है। एक तरफ सूक्ष्म परमाणु 10⁻⁻14 मीटर, एक तरफ आप देखो छोटा सा एक परमाणु जिसके आकार की यदि बात करें तो 10⁻14 मीटर, बहुत ही छोटा होता है। और दूसरी तरफ देखें तो विशाल ब्रह्मांड, विश्व जो हमारे पास है वो, दूसरी ओर जो विशाल ब्रह्मांड है उसे आप देखो, विश्व को देखो तो 10⁻26 मीटर के आसपास वो होता है। विश्व को यदि देखो तो 10⁻26 मीटर के आसपास है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि असल में लंबाई का जो विस्तार है वो विस्तार कितना है। और सूक्ष्म परमाणु 10⁻14 से लेकर के 10⁻26 तक का, 10⁻14 मीटर टू 10⁻26 मीटर, ये प्लस में है और ये दोस्तों माइनस में है। तो इस परास के बीच बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसे हम देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल का मतलब, यदि मैं आपसे बात करूं कि कागज की मोटाई, दैनिक जीवन में काम आता है कागज की मोटाई। अब तरह तरह की लंबाइयां आप लोग सुनिए, मैंने लिमिट की तो बात कर ली कि सबसे छोटी और एक विशालतम जो विश्व है वो, ठीक है ना। लेकिन यदि इसके बीच के एग्जाम्पल जो दैनिक जीवन में अक्सर काम में आते हैं उसकी बात करें तो कागज की मोटाई दोस्तों 10⁻⁻4 मीटर होती है। 10⁻⁻4 मीटर ये कागज की मोटाई है। और यदि मैं आपसे बात करूं कि एक हाइड्रोजन परमाणु का आकार, हाइड्रोजन जो परमाणु है, परमाणु का आकार, तो दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। बहुत छोटा, छोटा नहीं बहुत छोटा हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। और यदि मैं आपसे डिस्कस करूं कि जीवाणु का आकार, जीवाणु बहुत सारे देखते हो, मैं राउंड फिगर बात कर रहा हूं, जीवाणु का जो आकार है वो आकार लगभग 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है ना। ज्यादा 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन मैं लगभग की बात कर रहा हूं कि 10⁻⁻7 मीटर। अच्छा, इसके अलावा आप दूरियां मापना चाहते हो तो जिस तरीके से कि एक, जैसे कि एवरेस्ट की अगर ऊंचाई को मैं जो है डिस्कस करूं तो एवरेस्ट की ऊंचाई, और एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों 10⁻4 प्लस में 10⁻4 मीटर, यानी कि 10,000 मीटर। उसके बाद अब यदि मैं आपसे 5वें एग्जाम्पल की बात करूं तो दोस्तों पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या आपको पता है 10⁻7 मीटर होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी ऐसी लंबाइयां हैं, बहुत सारी दूरियां हैं जिसे मापना होता है, और बहुत सारी छोटी दूरियां भी हैं, सूक्ष्म दूरियां भी है, अति सूक्ष्म भी है और विशालतम भी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो। और इसके अलावा जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी देखो, पृथ्वी व सूर्य के बीच दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, और वो जो दूरी होती है वो होती है 10⁻11 मीटर, 10⁻11 मीटर। जैसे इसी से मेरे को याद आया एक और एग्जाम्पल, पृथ्वी व चंद्रमा के बीच दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी तो वो होती है 10⁸ मीटर, 10⁸ मीटर। तो इस तरीके से, जैसे और विशाल अगर मैं बात करूं तो हमारी जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा नाम क्या है उसका, मदांकिनी, हमारी जो आकाशगंगा है मदांकिनी, उसका अगर आकार देखो, हमारी आकाशगंगा का आकार, कौन सी आकाशगंगा है जी, मदांकिनी,
मदांकिनी आकाशगंगा में जो तारा है, एकमात्र तारा सूर्य जिसे हम कह सकते हैं, और उसी का एक ग्रह है पृथ्वी, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो मदांकिनी आकाशगंगा के आकार की बात करें तो 10⁻21 मीटर के आसपास मदांकिनी का आकार होता है। तो दोस्तों, और जैसा कि मैंने बात की है आपसे कि 10⁻26 मीटर विशालतम आकार, जिसे हम कह सकते हैं कि संपूर्ण ये जो विशालकाय जो आप संसार देख रहे हैं इसका आकार। तो इस तरीके से विशाल दूरियां भी हमारे पास है और सूक्ष्म से सूक्ष्म दूरियां भी हमारे पास है। लेकिन इन दूरियों को मापा कैसे जाए, मापन की जो विधियां होती है उन विधियों के बारे में यदि बात करें तो जैसे कि छोटी सूक्ष्म जो दूरियां होती हैं उनको देखने के लिए तो अक्सर सूक्ष्मदर्शियों का उपयोग किया जाता है। और सूक्ष्मदर्शियों में भी जैसे कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है उससे देखी जा सकती है छोटी से छोटी दूरियां। और जैसे कि आपके पास एक सुरंगन सूक्ष्मदर्शी होता है, सुरंगन सूक्ष्मदर्शी, उसके द्वारा भी आप जो है ये सूक्ष्म दूरियां हैं उनको आप देख सकते हो। जैसे कि प्रकाश ये सूक्ष्मदर्शी है, इनसे भी छोटी छोटी दूरियां देखी जाती है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। और एक और जो है मॉडल यहाँ पे आता है, अवोगाद्रो की परिकल्पना यहाँ पे आती है, और उस परिकल्पना के द्वारा भी परमाणुीय दूरी को आप माप सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मापन की जो तरीके हैं वो हमने देखे हैं। जैसे कि ये जो मापन की विधियों में हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में बात की है, और लंबाई की परास के बारे में हमने जाना है। इसका अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लंबाई का मापन किस प्रकार की विधियों से होगा, जैसे कि जो आपकी लंबन विधि है यानी कि विस्थापन विधि, उसकी हम इसमें बात करेंगे। और भी कई छोटी बड़ी दूरियों को मापने के लिए विधियाँ हैं, उसका डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो सेशन में इतना ही, जो बचा वो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहे, धन्यवाद।